जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 20 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मई 2021 में तिब्बत के निर्वासित सरकार के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है पेनपा सेरिंग, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को यह पता होगा कि वर्ष 1959 में चाइना के द्वारा उस समय का जो तिब्बत था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया था। तो जब चाइना ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो उसके बाद में तिब्बत के बहुत सारे लोग भाग करके हमारे देश में आ गए थे और उस समय जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा तिब्बत के लोगों को यहाँ पर शरण दी गई थी। तो उसी के बाद से तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित होती है। तो अभी इसकी जो 17वीं निर्वासित सरकार है उसके नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ और पेनपा सेरिंग इस सरकार के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, लोबसांग संगे का ये स्थान लेंगे। अगर हम लोग तिब्बत की संसद की बात करते हैं तो इसका नाम है सिक्योंग। क्या नाम है? सिक्योंग इसका नाम है। और जो भी हमारे तिब्बत समुदाय के लोग होते हैं उनके एक धार्मिक गुरु भी होते हैं जिन्हें हम लोग दलाई लामा के नाम से जानते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस समय इसके 14वें नंबर के दलाई लामा हैं जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। ध्यान रखिएगा, दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तिब्बत के जो आपके धार्मिक गुरु होते हैं उन्हीं का नाम होता है दलाई लामा और इस समय जो 14वें दलाई लामा है इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास की बात करते हैं तो 3:30 बजे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग ग्रुप डी के लिए सेट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे और रात में 10 बजे जो क्लास होगी उसमें हम लोग ग्रुप डी में जो आपके केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से आपके बेस्ट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी केमिस्ट्री की 1000 प्रश्नों की सीरीज है। तो इन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी 17 मई से आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी एग्जाम के लिए हिंदी में नए बैच की शुरुआत हुई है। तो बहुत ही कम फीस में आप इन सभी एग्जाम की एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं हमारे देश के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। तो इन सभी क्लासेस की जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इन क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यूज करेंगे आप अगर कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ व वेलनेस सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य यहां पर बन गया है कर्नाटक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को यह पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में एक योजना की शुरुआत की गई थी। क्या था योजना का नाम? तो इसका नाम था आयुष्मान भारत योजना और इस योजना के अंतर्गत हमारे देश के 10 करोड़ परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है हर साल। तो इसी योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने यह टारगेट रखा है कि दिसंबर 2022 तक हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर हम लोग 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर की स्थापना करेंगे। तो इस समय जो कर्नाटक राज्य है उसने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल के लिए, यानी कि जो आपकी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए यहाँ पर हेल्थ और वेलनेस सेंटर की स्थापना की है। और कर्नाटक सरकार का ये टारगेट भी है कि कुल मिलाकर के 11,595 हेल्थ और वेलनेस सेंटर हम लोग अपने राज्य में स्थापित करेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि कर्नाटक हमारे देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक, यहाँ की राजधानी आपको बेंगलुरु में मिलेगी। राज्यपाल कौन है? तो वाजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं और भाजपा से BS येदियुरप्पा इस समय यहाँ के कौन हैं? इस समय यहाँ के CM हैं। H गान यहाँ का एक बहुत ही फेमस है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है शंकर बाला सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये भारत के नहीं है,
बस भारतीय मूल के हैं, तो इनको अभी मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार दिया गया है। अब अगर हम लोग इस पुरस्कार की बात करते हैं तो इस साल 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। ये दोनों लोगों को आप देख सकते हैं, दोनों आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। एक तो हमारे भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है शंकर बालासुब्रमण्यम, दूसरे आपके हैं डेविड क्लेनर मैन। क्या नाम है? डेविड क्लेनर मैन। तो इन दोनों को डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीक के एक नए प्रकार के विकास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, पुरस्कार देता कौन है? तो टेक्नोलॉजी अकादमी फिनलैंड की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है और इन दोनों को अभी ये पुरस्कार फिनलैंड के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं सौली निनित्सो, इनके द्वारा दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर इस पुरस्कार की बात करते हैं तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रत्येक 2 सालों पर यह पुरस्कार दिया जाता है और पहली बार किसको मिला था? तो आपने पढ़ा होगा टिम बर्नर्स-ली के बारे में, जिनके द्वारा WWE की खोज की गई थी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की गई थी। तो उसके लिए पहली बार यह पुरस्कार टिम बर्नर्स-ली को 2004 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस शहर के स्टार्टअप द्वारा विश्व का जो पहला डिजिटल कोर्ट है इसको विकसित किया गया? तो दरअसल ये आपका एक निजी कोर्ट होगा जिसे विकसित किया है चंडीगढ़ के एक स्टार्टअप ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब स्टार्टअप का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इसका नाम है। तो इन्हीं के द्वारा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित एक निजी डिजिटल कोर्ट को विकसित किया गया है, जो कि दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट होगा। अब यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो जिस प्रकार से आप अपने मामले को लेकर के कोर्ट में जाते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई सिविल मामला होता है, कॉमर्शियल होता है, या फिर बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है, या आपके पारिवारिक कोई मामला होता है, तो उसको लेकर के आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपके कोर्ट की सुनवाई होगी, यहाँ पर आप लोग केस को दाखिल कर सकते हैं और जो यहाँ पर फैसला होगा वो मान्य होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए यहाँ पर जा सकते हैं। जो आपके छोटे मोटे टाइप के मामले होते हैं या फिर जो इस प्रकार के मर्डर वगैरह से अलग मामले होते हैं, उनकी सुनवाई यहाँ पर की जा सकती है। बाकी अगर हम लोग इस स्टार्टअप की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं जिनका नाम है रमन अग्रवाल और इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना भी की गई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में ट्राइफेड ने किस कंपनी के साथ जनजातीय स्कूल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ट्राइफेड जो कि हमारे जनजातीय मामलों के अधीन एक संस्थान है, इसके द्वारा अभी एक इवेंट के अंतर्गत जिसका नाम है एम्पावरिंग यूथ फॉर सक्सेस, तो इसके अंतर्गत समझौता किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। और इस समझौते के अंतर्गत जो भी हमारे जनजातीय मामलों के अधीन स्कूल आते हैं, जैसे कि एकलव्य मॉडल स्कूल हो गया या फिर आश्रम स्कूल हो गए या जो अन्य स्कूल हो गए जो कि आपके जनजातीय मामलों के अधीन हैं, उन सभी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि शुरुआत में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा 250 स्कूलों को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और अभी बिल गेट्स के तलाक की भी घोषणा हुई है, यानी कि इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है मेलिंडा गेट्स, वो जल्द ही इनसे तलाक लेने वाली हैं। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस देश द्वारा ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है हाईयांग 2D इसको लॉन्च किया गया? तो ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है अभी चाइना ने। तो चाइना इस समय धनाधन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो अभी जो हाईयांग 2D है इसे भी लॉन्च कर दिया है चाइना ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बस रॉकेट के बारे में आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट का सैटेलाइट के बारे में आप लोग ये याद रखिएगा कि लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और लॉन्च कहाँ से किया जाता है? तो इनके यहाँ पर एक लॉन्चिंग सेंटर है, जैसे हमारे यहाँ पर श्रीहरिकोटा में है, तो इसका नाम है जियोकियोन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। यहाँ से अभी इसको लॉन्च किया गया है। और अगर हम लोग इस सैटेलाइट की बात करते हैं तो चीन अकादमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि गाओफेन नाम की जो सैटेलाइट है वह भी अभी लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। और इनका जो एक रॉकेट था जो कि आपका कोर मॉड्यूल ले गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, जो चाइना डेवलप कर रहा है, वह अभी मालदीव के पास में आकर के गिरा है। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो इनका रोवर है जिसका नाम है जूरोंग, वो भी अभी जाकर के मंगल के ऊपर लैंड किया है। और इस प्रकार से
चाइना दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने मंगल के ऊपर किसी रोवर को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा दिया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में माउंट पोमोरी पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इनका यहाँ पर नाम है बलजीत कौर और गुणमाला शर्मा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश की दो महिलाएं हैं, एक तो आपके राजस्थान की हैं जिनका नाम है गुणबाला शर्मा, दूसरी है बलजीत कौर जो कि है हिमाचल प्रदेश की। तो इन दोनों ने अभी माउंट पोमोरी के ऊपर चढ़ाई कर दी है। माउंट पोमोरी की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा बिल्कुल एवरेस्ट के पास में, तो इसके ऊपर इन्होंने चढ़ाई की है और इस प्रकार से पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने इसके ऊपर चढ़ाई की है। अब परीक्षा में आपसे माउंट एवरेस्ट के संबंध में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता देता हूं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है, तो इनका नाम है बछेंद्री पाल। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे पहली बार 2 बार चढ़ाई किसने की थी, तो ये काम किया था संतोष यादव ने। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 5 दिन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है, तो ये है अंशु जमसेंपा जो कि अरुणाचल प्रदेश की हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने वाली महिला कौन है, तो इनका नाम है मालवत पूर्णा। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने चढ़ाई कर दी थी। अच्छा, एक नाम आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला एम्प्यूटी कौन है जिन्होंने चढ़ाई की थी, तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो इनका नाम आप जरूर सुने होंगे। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में मोक्टर ओ ने किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये आपके माली देश के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब अगर हम लोग माली देश की बात करते हैं तो आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ये देखिए, ये हमारा है अफ्रीका और यहाँ पर एक बड़ा सा देश मिलेगा जिसका नाम है माली। तो माली के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है बाह नेड्यो, इनके द्वारा अभी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। राजधानी आपको माली की मिलेगी बमाको में और मुद्रा यहाँ की है CFA फ्रैंक। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर को लॉन्च किया है? तो ये जो सुपर कंप्यूटर है इसे अभी लॉन्च कर दिया है ईरान देश ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इस सुपर कंप्यूटर का नाम है सीमोर्ग और मुख्य रूप से ईरान के द्वारा इसका उपयोग ट्रैफिक कंट्रोल, मौसमी डाटा या फिर जो अन्य प्रकार के कार्य हो सकते हैं उसमें किया जाएगा। अगर हम लोग इस कंप्यूटर की स्पीड की बात करते हैं तो वर्तमान में इसकी जो स्पीड है वह बहुत ही कम है, 0.56 टेराफ्लॉप्स है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जल्दी हम लोग इसको बढ़ा देंगे, यानी कि 1 पेटाफ्लॉप तक इसे हम लोग पहुंचा देंगे। टेरा नहीं, पेटाफ्लॉप इसकी स्पीड है। और डेवलप किसने किया है? तो राजधानी यहाँ की जो तेहरान है वहाँ पे आपको एक इंस्टीट्यूट मिलेगा जिसका नाम है अमीर कबीर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। बाकी कल हम लोगों ने पढ़ा ही था कि यहाँ का जो एक गैस प्रोजेक्ट था जो कि ONGC विदेश लिमिटेड को मिला हुआ था, उसे अभी ईरान के द्वारा रद्द कर दिया गया है। राजधानी आपको तेहरान में मिलेगी। मुद्रा का नाम इन्होंने पिछले साल ही बदला था, कर दिया था इन्होंने तोमान। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है हसन रोहानी। अगला प्रश्न है, मई 2021 में बंगाल की खाड़ी से शुरू हो रहे चक्रवात एस का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये जो एस नाम का चक्रवात है इसका नामकरण अभी कर दिया है ओमान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको इससे पहले तौकते चक्रवात के बारे में याद हो जिसका नामकरण यहाँ पर म्यांमार देश ने किया था, तो उस समय ही मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हमारे इस रीजन में किसी भी प्रकार का कोई चक्रवात उत्पन्न होगा तो उसका नामकरण ओमान के द्वारा ही किया जाएगा और उसका नाम होगा एस। तो अभी ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है, यानी कि अभी प्रारंभिक अवस्था में है। कह सकते हैं आपकी ये जन्म अभी ले रहा है और आने वाले 23 से 25 मई के बीच में हमारे जो 2 राज्य हैं मुख्य रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को ये प्रभावित करेंगे। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले जो कि तट के पास रहते हैं वे थोड़ा सा इससे सतर्क हो जाएंगे। बाकी जो तौकती है ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा को प्रभावित कर रहा है। और अगर हम लोग इस चक्रवात की बात करते हैं तो म्यांमार ने इसका नाम दिया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में MMA खिताब जीतने वाले अर्जन भुल्लर किस देश के फाइटर हैं? तो ये भी हमारे एक भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में ये कनाडा के रेसलर हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से पहले भारतीय मूल के ये रेसलर बने हैं जिन्होंने MMA खिताब में
किसी भी प्रकार का विश्व खिताब जीत लिया है। तो इन्होंने फाइनल मुकाबले में ब्रैंडन बेरा को हराया। ब्रैंडन बेरा गायब हो गए फोटो से। हाँ, तो ब्रैंडन बेरा को यहाँ पर हराया है। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है अर्जुन बुल्लर, जो कि कनाडा देश के एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं। आखिरी प्रश्न है कि मई 2021 में भारत की कौन सी कंपनी अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में शामिल हो गई है? तो इस कंपनी का नाम है नन ऑफ द अबव, रिलायंस जियो। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो रिलायंस जियो के बारे में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 2007 में जब इस कंपनी को लॉन्च किया गया था, तो उस समय से ही जो इसके संस्थापक हैं यानी कि मुकेश अंबानी, उनके द्वारा जो भी हमारे यहाँ पर महासागर हैं उनमें ऑप्टिकल केबल बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। तो अभी यहाँ पर रिलायंस जियो ने एक सबमरीन की केबल सप्लाई कंपनी है जिसका नाम है सबकॉम। तो इसके साथ में मिलकर के यहाँ पर जो आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसके देशों को जोड़ने के लिए, इसके साथ साथ जो हमारा अफ्रीका और इटली देश है उसको जोड़ने के लिए एक समझौता कर लिया है। आप सभी को ये याद रखना है कि जो भी हमारे ओशियन हैं उनमें आपको इस प्रकार से ऑप्टिकल केबल फाइबर का नेटवर्क मिलेगा और इसी के माध्यम से जो आपका डेटा होता है वह एक स्थान से पूरी दुनिया में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, तो करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। अब कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे, आइए उनके उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत के द्वारा लॉन्च किया गया जो पहला साउंडिंग रॉकेट था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था यहाँ पर नाइक अपाचे। नवंबर 1963 में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो जो आपका थुम्बा इक्वेटोरियल सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम है सेंटर था, कहाँ पर? केरल में। तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अप्सरा और भाभा एटॉमिक सेंटर में इसको स्थापित किया गया था 1955 में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चेक एंड मेट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो ये हमारे शतरंज से संबंधित यानी कि चेस से संबंधित शब्दावली है। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल को किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था? तो फुटबॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके 1900 में जो पेरिस का ओलंपिक हुआ था, इसमें हमारी क्लब टीमों के रूप में शामिल हुआ था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि आधिकारिक तौर पर देशों ने खेलना कब शुरू किया था, तो इसको शुरू किया गया था 1908 में, जो आपका यहाँ पर लंदन वाला ओलंपिक हुआ था, उसमें फुटबॉल पहली बार आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ था। तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए, आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? यूनाइटेड नेशन में हमारी पहली भारतीय महिला राजदूत कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? भारतीय सेना में पहली महिला जवान कौन थी? और भारत में महिलाओं का जो पहला कोर्ट है वह आपके किस शहर में खोला गया था? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है और आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, तो जल्दी करिए। नीचे आपको प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत।